इस चार्ट को देखिए। आज़ादी से पहले भारत की जीडीपी का 40% सिर्फ एक राज्य से आता था, बंगाल। 1947 में इसका योगदान 27% था, लेकिन आज ये 3% से भी कम है। एक दौर था जब बंगाल पूरे देश का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। सामाजिक सुधारों और पुनर्जागरण की नींव यहीं रखी गई थी, जिसका चेहरा रविंद्रनाथ टैगोर थे। विज्ञान और उद्योगों में भी इस राज्य का कोई मुकाबला नहीं था। जेसी बोस जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया को नई राह दिखाई। कलकत्ता उस समय पूरे पूर्वी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था। लेकिन आज बंगाल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में साहित्य या विज्ञान नहीं आता। उसकी जगह ले ली है बंद होते कारखानों, खाली पड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और हर चुनाव में होने वाली राजनीतिक हिंसा ने। इस आर्थिक पतन के लिए ब्रिटिश राज या कोई बाहरी दुश्मन जिम्मेदार नहीं था। ये गिरावट आज़ादी के बाद उन सरकारों के फैसलों से हुई जिन्हें जनता ने चुना था। आखिर उन्होंने जानबूझकर अपने ही राज्य की कमर क्यों तोड़ दी? इस गिरावट की शुरुआत 1947 के बंटवारे से हुई। बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग जूट था। बंटवारे ने इसकी सप्लाई चेन को काट दिया। जूट के खेत ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। ये विशाल जूट मिलें कच्चे माल के इंतजार में वेस्ट बंगाल में खाली खड़ी रह गईं। केंद्र सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने राज्य को गहरी चोट दी। इस नीति ने पूरे देश में खनिजों के दाम बराबर कर दिए। नतीजतन बंगाल को अपने कोयले और आयरन ओर के भंडार का जो प्राकृतिक फायदा मिलता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। विभाजन और केंद्र की इन नीतियों ने गिरावट की नींव जरूर रखी, लेकिन इसके बाद राज्य की अंदरूनी राजनीति ने बंगाल का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। 60 के दशक के अंत में बंगाल में कम्युनिस्ट विचारधारा ने जोर पकड़ना शुरू किया। कागज पर इनकी लड़ाई मजदूरों और भूमिहीन किसानों के हक के लिए थी, लेकिन इस समानता की चाह में पार्टी ने बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों को सीधे तौर पर आम आदमी का दुश्मन मान लिया। जमीन पर इस विचारधारा का लागू होना बेहद आक्रामक था। ट्रेड यूनियंस इतनी ताकतवर हो गईं कि फैक्ट्रियों में बल्ब बदलने जैसे छोटे कामों पर भी हड़तालें होने लगीं। मजदूरों ने घेराव नाम की एक नई रणनीति शुरू की, जहां वो फैक्ट्री मैनेजर्स को उनके ही दफ्तरों में बंधक बनाकर बैठ जाते थे। जब मैनेजर्स की सुरक्षा खतरे में आ गई और सरकार मजदूरों के समर्थन में खड़ी रही, तो उद्योगपतियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। 1965 से 1970 के बीच हड़तालों की संख्या कई गुना बढ़ गई और सैकड़ों फैक्ट्रियों में हमेशा के लिए ताले लग गए। इस ग्राफ में आप इन नीतियों का सीधा नतीजा देख सकते हैं। देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में बंगाल का जो हिस्सा आज़ादी के समय 27% था, वो महज इन 5 सालों के भीतर आधा होकर 13.5% पर आ गया। मजदूरों के हक की इस लड़ाई ने फैक्ट्रियों के दरवाजे ही बंद कर दिए, जिन्हें सुरक्षित करने का दावा किया गया था। अंत में वही मजदूर अपनी आजीविका खोकर सड़क पर आ गए। अर्थव्यवस्था के बिखरने के बावजूद सीपीएम ने 34 सालों तक राज्य पर राज किया। सत्ता में आते ही उन्होंने ऑपरेशन बरगा के तहत जमीनें भूमिहीन किसानों में बांटी। इससे उन्होंने एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार कर लिया जो रोटी और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर था। मोहल्ले में प्रशासन की जगह अब पार्टी कैडर ने ले ली। सरकारी पैसा हो या विवाद, सब कैडर के हाथ में था। इस ताकत ने सिंडिकेट राज को जन्म दिया। हर काम के लिए पार्टी को कटमनी देना अनिवार्य हो गया। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना नामुमकिन था, क्योंकि इसके पीछे संगठित हिंसा की ताकत थी। मरीझापी में शरणार्थियों पर हुआ बर्बर पुलिस एक्शन हो या 1990 का बंतला रेप केस, ये घटनाएं दिखाती हैं कि विरोधियों को कुचलने के लिए किस हद तक क्रूरता की जा सकती थी। चुनाव दर चुनाव बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है, वो कोई हादसा या कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं है। ये एक सोचा समझा सिस्टम है, जिसे सत्ता पर अपनी पकड़ और खौफ को बनाए रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसी हिंसक और एकतरफा राजनीतिक माहौल में एक ऐसी नेता ने जोर पकड़ा जो खुद इसी जमीनी संघर्ष से निकली थी, ममता बनर्जी। बिना किसी राजनीतिक परिवार के उन्होंने सीधे सत्ता की इस मशीनरी को चुनौती दी। 1993 में जब उन्होंने एक गूंगी बहरी लड़की के बलात्कार का विरोध किया, तो उन्हें इसी राइटर्स बिल्डिंग, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर था, वहां से पुलिस ने बाल पकड़कर और घसीटते हुए बाहर निकाला था। 2006 में लेफ्ट सरकार को एहसास हुआ कि बिना उद्योगों के राज्य का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में फैक्ट्रियों के लिए जमीन अक्वायर करनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के ही पुराने हथियारों, उग्र हड़ताल, घेराव और प्रदर्शनों का इस्तेमाल करके इन उद्योगों को वहां लगने ही नहीं दिया। दशकों से जमे इस सिस्टम को हराने के लिए विपक्ष को मजबूरन उसी की तरह आक्रामक और उद्योग विरोधी बनना पड़ा। 2011 में सत्ता आखिरकार बदल गई, लेकिन असलियत में सिर्फ झंडे का रंग लाल से हरा हुआ। नीचे का पूरा सिस्टम, वो सिंडिकेट, वो कट मनी और चुनाव जीतने के लिए होने वाली खूनी राजनीतिक हिंसा आज भी पूरी तरह से कायम है।
जब सरकार का पूरा फोकस अपने पार्टी कैडर को खुश रखने पर होता है तो वो गरीबी हटाने की बजाय गरीबी को मैनेज करने लगती है। लोगों को सिर्फ इतना दिया जाता है कि वो जिंदा रहें और वोट दें, लेकिन वो कभी इतने आत्मनिर्भर न बन पाएं कि सिस्टम से सवाल पूछ सकें। नदी के किनारे खड़ा ये वीरान पावर प्लांट बंगाल के औद्योगिक पतन की एक मौन गवाही है, अपने सुनहरे अतीत और कभी ना पूरे हो सके सपनों का एक खंडहर। बंगाल का ये सफर एक चेतावनी है। जब कोई राज्य आर्थिक विकास के ऊपर वैचारिक जिद और संस्थागत हिंसा को जगह देता है तो वो अपने भविष्य को खुद ही दांव पर लगा देता है।